नमस्कार। इस समय हम हैं बिहार के मुंगेर में और यहाँ पर जो है राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। वो इसलिए कि जो है कभी भी महीने 2 महीने में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और ज़मीनी हकीकत क्या है इस समय बिहार की और ख़ास करके मुंगेर की, वो ऐसे ही व्यक्ति बता सकते हैं जिनको यहाँ के पग पग, यहाँ के कण कण की जानकारी हो। ऐसे ही व्यक्ति हैं मुंगेर के संजय केसरी जी, जो आरसीपी सिंह की पार्टी है आप सबकी आवाज़ में। सही हो सर? तो आप सबकी आवाज़ के ये पदाधिकारी हैं। कौन सा पद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, आप तो बहुत चर्चित चेहरे हैं, मतलब कि जो है आपसे जो है ज़्यादा कहता है कोई भी राजनीति का जानकार मुंगेर में तो नहीं है। क्या राज है इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम राजनीतिक बिसात पर एक छोटे मोहरे हैं जी, और राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा के लिए हम जाने माने पहचाने जाते हैं। राजनीति तो सिर्फ वैसे लोगों के साथ हम करते हैं जो जनता के हितों का वो दुश्मन होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का लुटेरा होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो अपराधी होता है, वैसे लोगों के साथ ज़रूर राजनीति करते हैं। समाज के साथ हम समाज सेवा का संकल्प लेकर आज अब लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपने अभी तक कोई अपनी अस्थाई पार्टी नहीं बनाई और अब जो है आपकी आवाज़ है, तो हम क्या भविष्य देखें आपकी इस पार्टी का? आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप सबकी आवाज़ पार्टी का गठन इसलिए किया गया श्रद्धेय आरसीपी सिंह के द्वारा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सबकी आवाज़ को हर मुकाम पर, हर सरकारी कार्यालयों में, जहां का जनता को उम्मीद होता है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा का, सुविधाओं का, हर जगह जनता की आवाज़ को अनदेखा किया जा रहा था, आप सबकी आवाज़ को दबाई जा रही थी। इसलिए आरसीपी बाबू ने आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया। आप सबकी आवाज़ को एक मुकाम दिया जाएगा, और इस साल बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी चुनाव में इस तरह अपना जीत को सुनिश्चित करेगी कि इस बार सरकार आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी की। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है और आरसीपी सिंह जी बहुत कुछ किए, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े, बीजेपी को उस समय काम था, अब काम निकल गया, नीतीश जी पास आ गए, तो आपके नेता को तो उन्होंने एक तरह से देख ही रहे हैं दरकिनार कर दिया। जब आरसीपी बाबू बिहार के प्रधान सचिव के रूप में 2005 से 2010 तक बिहार सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उस समय सुशासन जो बिहार में जनता को देखने को मिला, देश दुनिया में जो बिहार की बदनामी थी, उस बदनामी के नर्क से निकालकर बिहार में एक स्वच्छ हवा का वातावरण तैयार किया गया था। इसके रचनाकार ही आरसीपी बाबू थे। जब आरसीपी बाबू बिहार में प्रधान सचिव के रूप में बिहार वासियों को और देश दुनिया को सुशासन का झलक दिखाए, तो आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार में अस्थायी रूप से सुशासन सुनिश्चित करेंगे। इसलिए कि जब से आरसीपी बाबू को साजिशन नीतीश कुमार जी से अलग कर दिया गया, तो देख लीजिए बिहार की क्या दुर्दशा। अरे भाई, किसने अलग कर दिया? वो खुद अलग हुए कि अलग कर दिया? 4 आदमी थे। 4 आदमी, जब जैसे हम सब बोलते हैं कि 4 आदमी श्मशान घाट पहुंचा देता है, तो यही 4 आदमी नीतीश कुमार को राजनीतिक श्मशान घाट पहुंचा दिए। फिर ललन सिंह पे हमला करेंगे आप? बिल्कुल। ललन सिंह बिहार की राजनीति में एक कोढ़ है। ये ललन सिंह हैं जो कि पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, और ललन सिंह को साथ दे रहे हैं 3 चौधरी, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। आपको डर नहीं लगता है? ललन सिंह के साथी हैं संजय झा। यही सब मिलकर पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है।
असली चीफ मिनिस्टर बोला जाता है ललन बाबू को, आप उनके खिलाफ बोलते हैं, डर नहीं लगता है? डरने का क्या बात है सर? हाँ। जब हम समाज सेवा का संकल्प लिए हुए हैं, राजनीति तो हम ललन सिंह जैसे लोगों के साथ करते हैं, आम जनता के साथ समाज सेवा करते हैं। तो ललन सिंह जैसे लोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है विरोध करना। अगर ललन सिंह जी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करेंगे तो संजय केसरी पहला वो शख्स होगा कि ललन सिंह का तारीफ करेगा। तब ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपकी पार्टी है कहाँ? जनसुराज के साथ गठबंधन कीजिएगा, अकेले लड़िएगा या क्या कीजिएगा? बीजेपी से सीट लीजिएगा? हमारा दरवाज़ा सभी पार्टियों के लिए खुला हुआ है। गठबंधन हमारा किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। हमारा एकमात्र संकल्प है कि आप सबकी आवाज़ को मजबूती प्रदान करना। जनता जो निराशा के गहरे गर्त में, इसमें आशा का संचार करने के लिए आशा पार्टी की संकल्पित है और सत्ता में भागीदार बनकर, सत्ता को अपने हाथों में लेकर ही जनता को सही इंसाफ और उसका लोकतांत्रिक अधिकार का सुरक्षा हो सकता है। तेजस्वी यादव के लोग कहते हैं कि ये पीके पांडे है, प्रशांत किशोर नहीं है, ये पांडे है, और कन्हैया को भी भूमिहार कह के। तो क्या इन दोनों का भविष्य क्या देखते हैं, कन्हैया और प्रशांत किशोर का? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी के राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का और देश की राजनीति का कि लोग नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति, जातीय राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति को प्रश्रय देते हैं। हम तो आपको चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो जाति का राजनीति करता है वो अगर अपने ही जाति का कम से कम भला कर देता तो बिहार में बहुत बड़ी आबादी आज संकट से उबर चुकी होती। जाति का राजनीति करने वाला सबसे ज्यादा शोषण अपनी जाति का करता है। जाति का गुंडा सबसे ज्यादा उत्पात अपने जाति के लोगों के साथ मचाता है। क्या बात। ये बताइए नीतीश कुमार का क्या भविष्य है? लोग उनको कह रहे हैं बीमार है, आरजेडी वाले ज़्यादा बोलते हैं मानसिक रूप से बीमार हैं, ये हैं वो हैं, इस बार ख़त्म कर देंगे। आपको क्या लग रहा है? नीतीश जी मानसिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल। और नीतीश जी का जब अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहा, जब नीतीश जी का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहा, तो नीतीश जी का बिहार पर नियंत्रण कैसे रहेगा? सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण कैसे रहेगा? भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण कैसे रहेगा? इसलिए कि नीतीश जी मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आरजेडी के लोग कहते हैं कि राबड़ी देवी के खिलाफ जो है अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतांत्रिक मर्यादा होती है, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखने वाले हर लोगों को इसका पालन करना चाहिए। किसी भी शख्स के खिलाफ, चाहे महिला हो, पुरुष हो, समर्थक हो, विरोधी हो, वो मर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई हमारे नीतियों के खिलाफ है। व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत अपमान, इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं कोई जगह नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चलिए मुंगेर की राजनीति पे आते हैं। मुंगेर में बहुत चर्चित चेहरा है आप। मुंगेर में कहा जा रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं प्रणव जी, उनके खिलाफ कुछ वर्गों का, खास करके राजपूत जाति का रिसेंटमेंट है। डीह गांव में जो है वहाँ पर ज़मीन कब्जे का प्रयास, मेरे पास वीडियो भी है उनका। और मोहनपुर, धरहर मोहनपुर में एक हत्यारे के जो है घर को गिराने का जो होता है, मतलब सरकारी द्वारा, तो उसको मैंने रोकने का प्रयास किया। तो क्या लग रहा है इस बार दिक्कत होगी उनको? बिल्कुल। अगर कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो वो सिर्फ अपने समर्थक और अपने वोटर का ही जनप्रतिनिधि नहीं कहलाता है, वो पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि जातीय विद्वेष या इस विद्वेष के साथ कि वो हमारा वोट नहीं दिया या किसी लालच में पक्षपात करता है, तो यह पक्षपात तो भारी पड़ेगा ही। प्रणव जी ऐसा कर रहे हैं तो प्रणव जी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता तो समय पर जवाब मांगती है। जनता 5 साल इंतज़ार करती है और 5 साल के बाद मूल्यांकन करती है चुनाव के समय। प्रणव जी अगर ऐसा कर रहे हैं, बहुत जगह से शिकायत आया है, उनके बहुत से समर्थक हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं, वो बोलते हैं, वो हतोत्साहित है। तो प्रणव जी को तो इसका जवाब देना है। आप चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या मतलब हरा पाएंगे प्रणव जी को? मैं अभी चुनावी राजनीति से अलग होकर आशा पार्टी, आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी का पूरे बिहार में घूम घूम कर मजबूत करने के अभियान में लगा हुआ हूँ। अपने विधायक बनने की अपेक्षा
आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी के अनेक सीटों पर विजय दिला के उनको विधायक बनाने के अभियान में जुटा हुआ हूँ। इसलिए मैं मुंगेर की राजनीतिक चुनावी परिदृश्य से उछल लूँगा और ज़रूर ऐसा होगा कि हमारे पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी होंगे उनको हर हाल में विजय दिलाऊंगा। और सिर्फ मुंगेर, जमालपुर ही, तारापुर ही नहीं, पूरे बिहार में, चूँकि इस बार हम संकल्पित हैं कि आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बने, श्रद्धेय आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में अस्थायी रूप से सुशासन बहाल हो। चलिए ये हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मुंगेर में सड़क और नाली है और कहीं कहीं देखते हैं बीच मार्केट में जो है आपका स्टेट बैंक के पास भी कूड़े का पहाड़ है, तो क्या यहाँ के जिला परिषद चेयरमैन साधना देवी जी को, साधना यादव और ये प्रणव, इन सबको दिखता नहीं है क्या? मुंगेर शहरी क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है और नगर निगम में महापौर कुमकुम देवी जी हैं। अच्छा, ये कुमकुम देवी जी वही हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में चारा घोटाला की तर्ज पर स्कूटर और मोटरसाइकिल से कूड़ा का उठाव किया था। हमने इस पूरे मामले को सबूत के साथ सामने रखा था। किसका मोटरसाइकिल था, उसका मोटरसाइकिल। आपकी अगर हम बात मान लें तो फिर ये धरने पे क्यों नहीं बैठते? विधायक जो है क्या इनका कुछ नहीं है? इनके पास कोई फंड नहीं है? सरकार इनकी है, ये चाहे तो हटवा भी सकते हैं मेयर को, धरना प्रदर्शन कर देंगे। नहीं, मेयर का अब जो नया कानून बना है तो 5 साल तक नहीं हटाया जाएगा। वो अपराध, तो जो मर्जी होगा सो करेंगे मेयर के। विधायक किस लिए बने हैं? रिजाइन कर दें अगर इनसे नहीं हो पाता। जो जब तक आपराधिक मामला साबित नहीं हो जाए न्यायपालिका से तब तक मेयर को नए कानून के अनुसार कोई तो रास्ता होगा सर, कोई तो रास्ता होगा कि जो है अगर बिल्कुल एक ही रास्ता है, जनता का विद्रोह। जनता अगर सड़कों पर उतर जाती है तो भाई ये भूख हड़ताल पे बैठे ना प्रणव कुमार, क्यों नहीं बैठते हैं? रोड देखिए अभी भी खराब है। प्रणव जी इस लुटेरी व्यवस्था में खुद एक भागीदार है। अच्छा, पोल खोल रहे हैं आप तो? बिल्कुल, प्रणव जी का संपत्ति विधायक बनने के पहले और अभी जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। ये स्वतः साबित कर देगा कि प्रणव जी कितने ईमानदार हैं। अगर कोई मैं सिर्फ प्रणव जी का नहीं, मुंगेर मेयर कुमकुम देवी का ही, वो एक नर्स का यहाँ दाय का काम करती थी। 20 साल पहले कुमकुम देवी जी का संपत्ति और अभी कुमकुम देवी का संपत्ति 2000% से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अभी तो बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार के इस सरकार में आरसीपी बाबू के हटने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचारियों और संस्थागत लुटेरों का हौसला बढ़ा है। एक रिशुश्री का मामला आप जानते होंगे, बिहार सरकार का सबसे बड़ा दलाल। आप कहीं चल जाइए, ब्लॉक चल जाइए, थाना चल जाइए, कहीं चल जाइए, किसी विभाग में, अस्पताल चल जाइए, हर जगह आपको दलाल मिलेगा। रिशुश्री बिहार का सबसे बड़ा दलाल, सुशासन संपोषित दलाल, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दलाल। कहाँ कोई कार्रवाई हो? मुंगेर के ही है रिशुश्री है? नहीं, मुंगेर के नहीं है, लेकिन कहाँ कोई किसी भी विभाग में किसी भी आदमी का कोई काम बिना चढ़ावा चढ़ाए होता है क्या? नहीं होता। तो कहने का मतलब इस बार स्थिति नाजुक है प्रणव यादव जी का? बिल्कुल बिल्कुल एकदम नाजुक है। और इस बार प्रणव जी को बहुत कड़ा जवाब देना पड़ेगा। मतदाताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि सामना करने से वो पीछे हट जाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि या तो उनका टिकट काट दिया जाए, ऐसा अगर नहीं होता है तो सीटें एक्सचेंज हो। जदयू जो है, जनता की बात मैं कर रहा हूँ, जदयू मुंगेर लड़ ले और बीजेपी जो है तारापुर या जमालपुर लड़ ले। ये एक संभावना तो बनती है, इसलिए कि भाजपा में उच्च स्तर पर रणनीतिक फैसला हुआ है कि जितने भी एमएलसी हैं सबको इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। तो बिहार भाजपा के जो एक बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये भी एमएलसी जी, इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। तो सम्राट चौधरी जी दूसरे जगह विधानसभा चुनाव लड़ने की अपेक्षा उनके लिए ज़्यादा मुफीद सीट तारापुर विधानसभा है। अच्छा। और आम लोगों के बीच में ये चर्चा है, राजनीतिक हलकों में भी, पटना में भी, पटना के राजनीति में भी ये चर्चा है कि हो सकता है मुंगेर विधानसभा सीट जो भाजपा का है वो जदयू को चला जाए और तारापुर विधानसभा सीट जो जदयू का है वो भाजपा को चला जाए और
सम्राट चौधरी जी तारापुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। ऐसी बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। अंत में एक सवाल है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन विपरीत परिस्थितियों में मुंगेर के युवाओं को? एक ही संदेश है कि दल से ज़्यादा दिल की सुनिए, और जो विधायक चुनिएगा वो अच्छा विधायक चुनिए, अच्छा चुनिएगा। संजय केसरी जी, यंग भारत से बात करने के लिए, और आपका ये जो है वीडियो भारत की बात पे भी जाएगा फेसबुक पेज पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।